हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हमारी ये 26th क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले जियोग्राफी क्लासेस हो चुके हैं जिनके बारे में मैं रोज़ आपको बताता रहता हूं। हम पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया के जो कुछ राजवंश थे जिन लोगों ने शासन किया उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा जटिल है, जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। कभी भी आप कहीं भी हिस्ट्री देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया का जितना भी हिस्ट्री है वो आपको बार बार रिपीट होता रहता है। आप चाहे मौर्याज की बात करें, मौर्याज के बाद गुप्ताज का टाइम रहा, जो बड़े बड़े किंगडम्स रहे। उसके बाद हर्षवर्धन का टाइम रहा। फिर उसके बाद आपका जो है मुस्लिम इन्वेडर्स आ गए। फिर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद खिलजी, तुगलक, बहुत सारी डायनेस्टीज रहीं जिन्होंने राज किया दिल्ली पे। और दिल्ली और स्पेशली जो आपका नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर। साउथ का जो एरिया है, साउथ वाला रीजन थोड़ा सा छूट जाता है हिस्ट्री में, या हल्का सा एक तरीके से कह लीजिए कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चंस कम बनते हैं, लोग निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन साउथ इंडिया से भी पूछे जाते हैं, खासकर जो उनके डेवलपमेंट्स रहे हैं और जो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं या राजा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के पूछे जाने के टाइम जो होता है वो आपसे या तो किसी ना किसी टेम्पल का पूछ लेगा, किसके द्वारा बनवाया गया है, या फिर आपसे कोई बहुत बड़ा रूलर होगा जिसका मतलब बहुत महान रूलर रहा होगा, जिसका नाम लिख के आपसे उसके वंश के बारे में पूछ लिया जाएगा कि वो किस वंश से मतलब बिलोंग करता था, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी दो राजाओं के बीच में अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, या किन्हीं दो क्या कहते हैं वंशों के बीच में बहुत लंबी लड़ाई चली है, तो वो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इनका कंटेम्प्रेरी कौन राजा हुआ करता था जिससे इनकी लड़ाई हुआ करती थी। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कल मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें मैंने मतलब क्या कहते हैं आपका चालुक्यास बताए। सबसे पहले जो वातापी के थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वातापी के जो चालुक्य थे, या बादामी बोल लीजिए, बादामी और वातापी दोनों सेम जगह का ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। और ये आपका कर्नाटक और जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ के थे। चालुक्यास मेनली जो है वो कर्नाटक के ही हैं। ठीक है। और वो 3 बार आएंगे, कर्नाटक के ही हैं वो। 3 बार आपको हिस्ट्री में उनको पढ़ना पड़ेगा। बादामी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, या फिर आपके जो हैं लास्ट में आएंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य सेम जगह पर ही थे जहाँ पर बादामी के चालुक्य थे, लेकिन इनका टाइम जो है वो अलग होगा। पहले चालुक्य रहे ये बादामी वाले, फिर बीच में राष्ट्रकूट आए, और फिर राष्ट्रकूट को हरा के वापस फिर चालुक्य आ गए। तो जो सेकंड जो रूल हुआ इनका चालुक्यास का, उसको बुलाता है चालुक्यास ऑफ कल्याणी, या फिर उनको बुलाता है पश्चिम के चालुक्य। ठीक है। इन 2 नामों से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको पहले चालुक्यास बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी रही उसके बारे में बताया, उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उनके बारे में बताया। वेगी के बारे में बताया, चालुक्यास ऑफ वेगी को ही बता दिया था मैंने। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो पुलकेशिन सेकंड था उसने ही जो है पूरा राज्य जीतने के बाद 2 भागों में बांट दिया था, और उसका जो पूरा वाला भाग था उसको अपने बड़े भाई को दे दिया था। ठीक है। और वही जाके आगे चला था, बना था क्या कहते हैं वेगी के चालुक्य जो है, चालुक्यास ऑफ वेगी। अगर बात की जाए कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो इनके बड़े भाई का नाम था विष्णुवर्धन, जो कि फाउंडर माने जाते हैं चालुक्यास ऑफ वेगी के। ये मैं अभी आपको कल की क्लास रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मोमेंटम बने। फिर आज की जो गुत्थी है उसको थोड़ा सा सुलझाएंगे क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया राष्ट्रकूट डायनेस्टीज के बारे में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी किसके बाद आई? चालुक्यास ऑफ बादामी जो थे उनको ही हराने के बाद जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का उदय हुआ। फिर उसी राष्ट्रकूट डायनेस्टी को वापस किसने इन्वेड कर दिया? वापस चालुक्यास ने कर दिया। वो चालुक्य कहीं ना कहीं इनसे ही बिलोंग करते थे, इन्हीं के फैमिली से, इनके ही वंश से बिलोंग करते थे, वही चालुक्य थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की जो क्लास है, आज की जो 26th क्लास है हमारी, इस 26 में सबसे पहले हम थोड़ी सी एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो साउथ इंडिया में पैरेलली 2 स्ट्रीम चलेंगी। ठीक है। एक तो है पल्लवास और दूसरे हैं आपके चालुक्य। ये 2 स्ट्रीम लगातार कंटिन्यू चलेंगी। और तीसरी स्ट्रीम क्या हो जाएगी? पांड्यास की। पांड्यास जो है ये कंटिन्यू रहेंगे। ये आपके पांड्यास 590 से स्टार्ट हो 15 क्या कहते हैं 590 से स्टार्ट होंगे, और ये कंटिन्यू रहेंगे कब तक? 1345 तक। इसमें बीच बीच में ऐसा हुआ है कि कोई जैसे पल्लवास या चालुक्यास का कोई भी रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो उसने इनको हरा दिया, लेकिन पूरी तरीके से कभी इनकी जो सत्ता थी वो ख़त्म नहीं हुई। कुछ एरिया जीत लिया, कुछ एरिया बचा रहा। इनकी कैपिटल्स भी बहुत बार ऐसी हुई कि इनकी कैपिटल्स जीत ली गई। बहुत बार चालुक्यास की कैपिटल्स जीत ली गई। बहुत बार पल्लवास ने कांची को जीत लिया था। ऐसा हुआ है 2-3 बार, जब जैसे पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था, कांची को जीत लिया था।
तो फिर उसके बाद वापस पुलकेशिन सेकंड को मार दिया गया, फिर वापस कांची को जीत लिया गया। तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन पैरेलल स्ट्रीम की बात की जाएगा तो पैरेलल स्ट्रीम 2-3 है आपकी जिनको आपको पढ़ना होगा। तीसरी में कुछ खास नहीं है, 2 स्ट्रीम आपको खासकर 2 स्ट्रीम है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले चालुक्याज 543 से 757 तक, ये पहला शिफ्ट था जब चालुक्याज ऑफ वातापी जो बोले जाते हैं या बादामी बोल लीजिए, उन्होंने शासन किया। और उनके शासन करने के बाद उन पर इन्वेड हुआ किसका? राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट ने इन्वेड किया 750 में, फिर 750 से लेके 973 तक 200 साल तक इन्होंने शासन किया। 273 में क्या हुआ, जब कर्क सेकंड जो था, मैंने आपको कल ही पिछली क्लास में बताया था कि कर्क सेकंड जो था उसको मारने के बाद वापस से उस पर क्या कहते हैं, चालुक्याज ने अपना क्या कब्जा कर लिया। और चालुक्याज ऑफ कल्याणी जो जिनको बोला था चालुक्याज ऑफ कल्याणी या पश्चिम के चालुक्य, उन्होंने अपना वापस से शासन बनाया। अब ये बनाया 973 में, फिर 973 से लेके 1189 तक, ये लगभग 200 साल तक फिर से इन्होंने शासन किया। तो ये 200 साल इन्होंने शासन किया, 200 साल इन्होंने शासन किया, इससे पहले 200 साल जो है चालुक्याज ने शासन किया था। तो इस तरीके से आप 200 साल के शासन से आप याद कर सकते हैं कि टोटल लगभग 600 साल का जो शासन रहा, 650 साल का जो पूरा शासन रहा, ये तीन राजवंशों ने किया, जिसमें आपका आता है चालुक्याज, राष्ट्रकूट और चालुक्याज फिर से आ जाएंगे कल्याणी वाले। ये हो गई आपकी एक स्ट्रीम जो कर्नाटका बिलोंग करती है, जो बेसिकली कर्नाटका को बिलोंग करती है। ठीक है, कर्नाटका वाला जो रीजन है वहाँ पर ये सभी के सभी थे। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ का, जो जिसको बोला जाता था बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ या बोल लीजिए सुदूर का दक्षिण बोला जाता है इसको। ठीक है, सुदूर का दक्षिण बोला जाता है। इनको दक्षिण के नहीं, इनको पश्चिम के चालुक्य बोला जाता है। सेकंड नाम जो है वो पश्चिम के चालुक्य बोला जाता है। ठीक है, तो या तो हम बोल सकते हैं सुदूर दक्षिण सॉरी, या फिर बोल सकते हैं आप साउथ के, जो मतलब तमिल देश के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर जो था कांचीपुरम, ये जो है वो राजधानी थी पल्लवाज की। और 575 से इन्होंने अपना शासन शुरू किया और 897 तक लगभग 300 साल शासन किया इन्होंने। उसके बाद इनको इन्वेट करेंगे चोल। ठीक है, जिनको बोला जाएगा शाही चोल भी बोला जाता है इनको, क्योंकि चोल इससे पहले भी थे। चोल चेराज और सातवाहन के टाइम पर भी चोल थे। ठीक है, जो टाइम था आपका गुप्ताज और उनसे पहले का टाइम, गुप्ताज के कंटेम्प्रेरी थे कुछ, तो उस टाइम के साथ में भी चोल हुआ करते थे। लेकिन फिर से जब चोल उठ खड़े हुए, वो हुए पल्लवाज के बाद में। पल्लव और ये सब पूरे एक दूसरे से लड़ भिड़ के अपनी शक्तियां खत्म कर चुके होते हैं, तब जो है एक नया राज्य उभरता है, वो जिसको बोलते हैं चोल। फिर चोलों को वापस हरा देंगे पांड्याज, फिर पांड्याज का शासन फिर से हो जाएगा पूरे साउथ पर। तो इस तरीके से ये पूरी एक टाइमलाइन है, जिस तरीके से साउथ में बहुत अलग अलग शासन, अलग अलग डायनेस्टीज ने शासन किया है इन पर। अब हम बात करते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी के बारे में। कल्याणी के चालुक्याज जिनको बोला जाता है वेस्टर्न चालुक्याज भी बोला जाता है, मतलब वेस्टर्न बोले तो पूरब और पश्चिम साइड का, सॉरी, पश्चिम के चालुक्य भी बोला जाता है। तो ये 2 नामों से इनको जाना जाता है। वैसे आप कल्याणी के चालुक्य ही बोले जाते हैं, सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी, क्योंकि उसी तरीके से लोगों को याद होता है। चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वेगी, ये 3 चालुक्य हुए जो आपको याद रखने हैं। वेगी और बादामी दोनों एक ही साथ में थे, चालुक्याज ऑफ कल्याणी बाद में आए हैं। ठीक है, बीच में राष्ट्रकूट डायनेस्टी आ गई 200 साल तक के लिए। अब हम बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कर्क सेकंड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है कर्क सेकंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड आफ्टर दैट अनदर ब्रांच ऑफ चालुक्याज सक्सीडेड देम। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उनको एक बार फिर से जो है चालुक्याज की एक दूसरी ब्रांच ने जो है वो उनको सक्सीड कर दिया, उनको हरा दिया और वापस से अपनी सत्ता वापस कर पाली। चालुक्याज ऑफ कल्याणी बिलोंग टू द चालुक्याज ऑफ बादामी। चालुक्याज ऑफ बादामी से ये बिलोंग करते थे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फैमिली जो ट्री था एक तरीके से कहीं ना कहीं ये मैच करते थे। इनके संस्थापक कौन थे, तैल। इनको 2 नामों से जाना जाता है, या तो आप तैल सेकंड के नाम से जानेंगे या फिर इनका दूसरा नाम है तैलब। अब ये है कि इनके उच्चारण में लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए 2 नाम दिए गए हैं, तैलब या फिर तैल। इन 2 नामों से इनको जाना जाता है और इनके आगे ये है सेकंड। ठीक है, तैलब सेकंड। साउथ की डायनेस्टी में जितना भी आप पढ़ेंगे सब जगह पर आपको सेकंड थर्ड वाला जो सिस्टम है याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के नाम जो हैं इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडफादर्स के नाम पे रख दिए जाते थे। सेकंड, थर्ड, ये 4th तक अधिकतर दिखा गया है। 4 के आगे कोई लिस्ट नहीं देखी गई है, जो अधिकतर लिस्ट है वो 4 तक ही देखी गई है आपकी। ठीक है, जयसिंह 4th तक, या अभी आगे आप और देखेंगे बहुत सारे नाम होंगे जो 4th तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जनरेशंस दे वर सर्विंग एज अ सामंत ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी।
राष्ट्रकूट डायनेस्टी के यहाँ ये सामंत के तौर पे काम किया करते थे। सामंत होते क्या थे? सामंत होते थे जिनको कोई छोटा सा प्रांत दे दिया जाता था, जिसको एक तरीके से वो हेड करते थे, वहाँ से राजस्व लेकर आना, वहाँ पर कोई विद्रोह ना हो, वहाँ पर सेना की जो टुकड़ी भेजी जाती है उसका रख रखाव करना, ये सभी काम उस सामंत को मिला करते थे, जो किसी एक छोटे से प्रांत का, एक छोटे से जिले का मतलब मुखिया हुआ करता था पूरे राज्य में। तो इनके भी जो जनरेशन्स थी वो पूरी इसी काम में लगी हुई थी। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब आई, जब चालुक्याज पर राष्ट्रकूट ने हमला किया, तो इससे पहले राष्ट्रकूट के भी जो लोग थे वो यहीं पर इनके यहाँ काम किया करते थे, सामंत ही थे। दंतिवर्मा दंतिदुर्ग जिसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की, तो वो दंतिदुर्ग जो है वो नॉर्थ में ही उसका एक सामंत ही था चालुक्याज का, फिर बाद में जाके विद्रोह कर दिया। सिमिलर चीज़ इनके साथ थी, इनके भी जो एंसेस्टर्स थे वो सभी काम किया करते थे इनके यहाँ। एंड दे रूल्ड अबाउट द रीजन ऑफ, ये रीजन गलत लिखा हुआ है, एरिया वाला, रीजन ऑफ बीजापुर विच वॉज नियर टू बादामी प्रीवियसली, जो पहले बादामी जो एक जगह हुआ करती थी जहाँ के इनके पुराने वाले जो चालुक्य थे वो राजा थे बादामी, उसी के पास में ही जगह थी बीजापुर। और ये सभी के सभी जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर ही इन लोगों ने जो है सामंतगिरी की, एक तरीके से मतलब सामंतगिरी करते थे ये किसकी? राष्ट्रकूट्स की। लेकिन जो शासन था एक तरीके से वो बीजापुर के आसपास वाला एरिया था, जो इनके हेड किया करते थे ये लोग। फिर क्या हुआ, जब कर्क सेकंड की हत्या कर दी, कर्क सेकंड की हत्या की गई थी, क्योंकि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे निर्बल होती चली गई थी, उनके राजा कमज़ोर हो गए थे, उतने सक्षम नहीं थे कि अपने राज्य को, इतने बड़े राज्य को संभाल पाते। फिर उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी राष्ट्रकूट्स की, मान्यखेत। राष्ट्रकूट्स के बारे में एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि इनको राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत भी बोला जाता है, क्योंकि मान्यखेत इनकी कैपिटल हुआ करती थी। जितने भी डायनेस्टीज हैं उन सबके साथ में उनकी जो कैपिटल थी उसका नाम जोड़ा जाता है। जैसे चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ आपके कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वेगी, पल्लव ऑफ कांची। तो इस तरीके से सबके नाम के साथ साथ उनकी जो कैपिटल है साउथ में वो जोड़ने की आदत रही है, क्योंकि वही सेम जो डायनेस्टी रहेगी, सेम नाम की डायनेस्टी कहीं और भी रूल कर रही होती है किसी और राजा के अंडर। तो इस वजह से उनके साथ में कैपिटल जोड़ने का जो एक रिवाज है वो साउथ में रहा है। तो इस तरीके से आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि चालुक्याज ऑफ मान्यखेत के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, मतलब सीधे राष्ट्रकूट ना लिखा हो, ये लिखा जाए राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। 973 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, मान्यखेत पे आक्रमण किया और कर्क सेकंड को जो है मार दिया। तैलब सेकंड ने कर्क सेकंड को मार दिया और जो आपकी चालुक्याज की वो डायनेस्टी थी वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर जो इनका जो एक तरीके से फैमिली ट्री है वो भी, उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो सेकंड थर्ड फोर्थ तक गए हुए हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं कुछ, उसमें है आपका तैलब सेकंड जिन्होंने स्थापना की। कल मैंने नहीं लिखा था, आज मैंने लिख दी है, जिन्होंने अपने डायनेस्टीज़ की स्थापना की। तो तैलब सेकंड एक इंपॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर प्रथम जो थे वो भी एक इंपॉर्टेंट राजा हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो राजा था वो था विक्रमादित्य फोर्थ। विक्रमादित्य फोर्थ पूरी इस डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल किंग रहे। इन्होंने 50 साल तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 50 साल तक शासन किया। विक्रमादित्य फोर्थ इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग में से एक हैं जो आपके विक्रमादित्य सेकेंड हैं। ठीक है, ही डाइड इन 1126 एंड रूल फॉर 50 ईयर्स। 50 सालों तक इन्होंने शासन किया। 1126 में इनकी डेथ हुई। इनकी डेथ के बाद जो है इनका जो बेटा है वो शासन पर बैठेगा। एक चीज़ जो मैं पहले शायद बताया भी हूँ, पहले का बता चुका ही हूँ कि जो चालुक्याज थे उनका जो नेटिव प्लेस थी वो कन्नड़ थी। वो कन्नड़ के ही पूरे रहने वाले थे। जो कर्नाटक वाला जो एरिया है उसी वहीं के रहने वाले थे। उनका जो नेटिव प्लेस था वो कन्नड़ ही था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कराया है। नेक्स्ट की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य फोर्थ, विक्रमादित्य फोर्थ की जब डेथ हुई, विक्रमादित्य से पहले की अगर बात करें, सबसे पहले चलो इनके लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन है। तो तैलप हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारे राजा आए। विक्रमादित्य आए, जयसिंह सेकंड आए, सोमेश्वर फर्स्ट हुए, सोमेश्वर फर्स्ट के बाद फिर सोमेश्वर सेकंड हुए, विक्रमादित्य फोर्थ उसके बाद आते हैं। तो विक्रमादित्य फोर्थ वैसे देखा जाए तो 6th-7th नंबर के लगभग 6th या 7th नंबर के ये अपने डायनेस्टी में 7th नंबर पे रूलर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे रूलर रहे और इनके बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहा। ये चीज़ जानने वाली थी कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य फोर्थ चालुक्याज डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अगेन वंस अगेन। जैसे चालुक्याज फर्स्ट वाले हुए कि उनके जो महान राजा होते थे वो, जैसे पुलकेशिन सेकंड सबसे महान राजाओं में से थे बादामी के। चालुक्याज ऑफ बादामी के सबसे महान राजा में से थे पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। विक्रमादित्य फोर्थ जो है
विक्रमादित्य फोर्थ की जैसे ही डेथ होती है, इनकी डेथ के बाद जो है इनका जो वंश था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और कोई उतना बड़ा राजा नहीं रहा जिसने इसको वापस पूरा संभाल पाया हो। रहे कुछ लोग जरूर, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना इन्होंने किया था। ठीक है, ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन सोमेश्वर थर्ड, फिर सोमेश्वर थर्ड के बाद उसका सन आया तैलब थर्ड, तैलब थर्ड के बाद सोमेश्वर फोर्थ। तो इन सभी लोगों ने शासन किया उसके बाद, लेकिन इनमें से जो थोड़ा बहुत एक तरीके से जो था ऐसा व्यक्ति जिन्होंने थोड़ा संभाला वो थे सोमेश्वर फोर्थ, जो कि लास्ट राजा थे इसके। सोमेश्वर फोर्थ वॉज अ गुड रूलर, ही गॉट बैक हिज कैपिटल कल्याणी। जो कल्याणी इसकी कैपिटल थी वो भी इनकी जा चुकी थी, जब इन पे आक्रमण हुए उस पर कल्याणी जो है इनकी कैपिटल जा चुकी थी, इन्होंने फिर से कैपिटल को वापस लिया। ठीक है, अपनी कैपिटल को वापस लिया पहले तो। एंड अपहोल्ड द किंगडम फॉर सम टाइम, जो अपना एक किंगडम था उसको कुछ टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्होंने एक बार फिर से जो है पूरा चीज़ें संभाल ली थी। बट आफ्टर सम टाइम देयर वर 4 कंजिक्यूटिव रिवोल्ट विच टुक हिज डायनेस्टी टू द एंड। फिर उसके बाद जो है अलग अलग रिवोल्ट होने लगे। छोटे छोटे जो राजा थे उन्होंने जो सामंती राजा हुआ करते थे या छोटी छोटी जो डायनेस्टी थी, जैसे देवगिरी के यादव हुए और ऐसे और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, उन सब ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया एक साथ। अब वो इतने ज़्यादा रिवोल्ट होने लगे तो ये बाद में फिर संभाल नहीं पाए और फिर अपनी जो इनकी कैपिटल थी कल्याणी, उस कैपिटल को भी एक तरीके से इन्वेड कर दिया गया। किसके द्वारा? देवगिरी के यादवों के द्वारा। देवगिरी का नाम आपने इससे पहले सुना होगा जब मैं आपको पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो आपको बताया था मैंने कि अलाउद्दीन ने देवगिरी पे आक्रमण किया था और यहाँ से बहुत सारा जो धन था उसको वापस उसने जो है जलालुद्दीन खिलजी को ना देकर अपने पास रख लिया था और फिर बाद में राजा बन गया था। ये कहानी एक बार फिर से आपको दिखेगी अभी आगे जब आप पढ़ेंगे, मैं बताता चलूँगा, साथ साथ में रिलेट करूँगा इसको। जब चोला जो पांड्यास को पढ़ेंगे उसमें ये कहानी आएगी, पांडे उनकी कहानी के साथ साथ आएगा ये, क्योंकि जो एक तरीके से जहाँ से जो आपको हीरा मिला था, कोहिनूर का हीरा मिला था, उससे बिलोंग करता है पांडे का जो वो आपका डायनेस्टी है वो। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो कैपिटल थी चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ये पूरी तरीके से इनके कब्जे से जा चुकी थी और इन पर यादवों का कब्जा हो चुका था जो थे देवगिरी के। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऐसा नहीं है कि यादवों का कब्जा होने से पहले यादव कहीं शासन कर नहीं रहे थे, वो देवगिरी पर शासन कर रहे थे पहले से ही, वो पहले से शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में इनको जीतने के बाद अपने जो राज्य है उसको एक्सपेंड कर लिया। वन द कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ चालुक्याज एंड एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, अपनी जो टेरिटरीज थी उसको एक्सपेंड किया इन्होंने चालुक्याज को जीतने के बाद। अब चालुक्याज जब चालुक्याज का वहाँ पर जब अंत हो गया तो उसके बाद की जो कहानियाँ हैं फिर थोड़ी सी उतनी बड़े कोई उतने बड़े कोई डायनेस्टीज नहीं हुई जिनके बारे में हम पढ़ें। अधिकतर हम 1100-1200 तक ही पहुँच पा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। उसके बाद का जो साउथ का एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एक दूसरी स्ट्रीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि 2 लगातार पैरेलल स्ट्रीम चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो आपकी थी जहाँ पर चालुक्याज थे, राष्ट्रकूट थे और फिर वापस चालुक्याज आ गए, और दूसरा जो एक्सट्रीम साउथ का एरिया था वहाँ पर पल्लव थे, पल्लव ऑफ कांची। उनके बाद आएंगे चोल और चोलों के बाद आएंगे पांडे। पांडे शुरुआत से ही लास्ट तक चलते रहेंगे और बीच में पांडे जो है एक तरीके से जो है मेन वाला एरिया है कांची वाला, वो भी जीत जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रीम की और सबसे पहले उसमें आप बात करेंगे कि तो सबसे पहले आएगा पल्लव डायनेस्टी। ये काफ़ी बड़ी डायनेस्टी रही, 300 सालों तक इन्होंने शासन किया, 575 से लेकर 897 तक, 300 सालों से भी ज़्यादा शासन किया इन्होंने, 300 सालों से ज़्यादा तक इन्होंने शासन किया साउथ के एरिया में, जो कि बेसिकली एरिया है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, साउथ के पूरे एरिया पे नहीं, लेकिन तमिलनाडु का जो एरिया है उस पर लगभग इन्होंने 300 साल तक शासन किया है। ठीक, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। राइज ऑफ पल्लवाज टुक प्लेस इन 6th सेंचुरी आफ्टर द डिक्लिनेशन ऑफ सातवाहंस। जिस टाइम पर गुप्ता पीरियड चल रहा था, मैंने आपको गुप्ता जब पढ़ाए थे उस टाइम पर सातवाहंस के बारे में बताया था कि जिस टाइम पे गुप्ता पीरियड चल रहा था उस टाइम पे उनके कंटेम्प्रेरी साउथ में कौन थे? साउथ में सातवाहंस थे जो दमदार थे। ठीक है, उनका जब एक तरीके से जो राज्य था वो डिक्लाइन हुआ, उसके बाद यहाँ पर पल्लवाज का एक तरीके से डायनेस्टी जो थी वो उठ खड़ी हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था? दे रूल्ड मोर देन 300 ईयर्स इन साउथ इंडिया स्पेशली इन तमिलनाडु। ठीक है, इस बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सिंहवर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पल्लव डायनेस्टी। सिंहवर्मन नाम याद रखिएगा, इन्होंने और कुछ ज़्यादा बहुत महान काम नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें इन्होंने पल्लव डायनेस्टी की स्थापना की थी। और उस टाइम पर जो और छोटे छोटे राज्य, जैसे जब सातवाहंस का एक तरीके से डिक्लाइन हुआ, तो जब भी कोई बहुत बड़ा राज्य खत्म होता है तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे जो रूलर होते हैं, बिल्कुल एक तरीके से सामंती रूलर जिनको बोल सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रूल कर रहे होते हैं छोटी छोटी जगहों को, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं।
तो उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पल्लव ही स्वतंत्र हुए थे, पल्लवों के साथ साथ में और बहुत सारे रूलर्स थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो उन सब से मतलब एक तरीके से जीत के पल्लवों को एक शक्ति देने का काम किया था किसने, सिंहवर्मन ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा इसलिए जरूरी है। ही हैज़ टू सन, एक थे आपके सिंह विष्णुवर्मन और दूसरे थे भीमवर्मन। जो आपके सिंहवर्मन थे, इनके सिंहवर्मन के दो बेटे थे, एक था सिंह विष्णु और दूसरा था भीम। तो दो वर्मन बेटे थे इनके, सिंह विष्णु वर्मन और भीम वर्मन। इनमें होगी आगे जाकर क्लैश, ये दो अलग अलग बन जाएंगी, अलग अलग परिवार बन जाएंगे, इनकी अलग अलग फैमिली चलेगी। और सबसे पहले शासन करेंगे इस पर जो आपके हैं सिंह विष्णु के, जो इनके आने वाले बच्चे रहेंगे इनके, वो शासन करेंगे। और उसके बाद फिर शासन करेंगे भीम वर्मन के। तो इन टोटल दोनों फैमिलीज को एक साथ मिला के जो है वो पल्लव डायनेस्टी बोली जाती है। इसमें कितने शासक रहे हैं, टोटल शासकों की अगर बात की जाए तो ये एक लिस्ट है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले सिंहवर्मन ये हैं जिन्होंने पल्लव डायनेस्टी की स्थापना की। ये एक बुक का स्कैन किया हुआ पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से सबसे पहले, फिर उसके बाद आएंगे कौन, सिंह विष्णु और भीमवर्मन। दो बेटे हो गए इनकी। इनमें से जो सिंह विष्णु वाला फैमिली है वो पहले शासन करेगी और उसके बाद इनके 7 शासक रहेंगे लगातार। उसके बाद जब यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, जो इनका शासन कमज़ोर हो जाता है, तो इनमें आपस में फैमिली का जो एक तरीके से बोलते हैं इंटरनल कॉम्बैट चलती रहती है, घर में कलह मचती है। उसके बाद जो है जो जनता है वो नंदीवर्मन को चुनती है। ठीक है, यहाँ पर याद करने वाली बात यह थी कि जनता नंदीवर्मन 2 को मराती है अपना राजा, ना कि ये लोग आपस में जीत के या किसी को मार के। यहाँ पर जैसे कि आप नॉर्थ में देख रहे थे कि एक दूसरे को, अपने भाई या चाचा को मार के जो बनने वाला, मार के राजा बनने वाला जो एक प्रथा थी, वो प्रथा आपको साउथ में देखने को कम मिलती है। हाँ, वो बात अलग है। अभी आगे जब आप देखेंगे 1300 ईस्वी के आसपास में, तो पांड्याज में ऐसा एक बार हुआ है कि 2 भाई थे और उनमें से एक भाई को मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बुला लेता है उसका छोटा भाई। वो बात आप अलग देखेंगे, लेकिन जो एक पैटर्न टाइप का दिखता था नॉर्थ इंडिया में, देखा मैं हम लोगों ने, मिडिल इंडिया में जितना भी हमने पढ़ा है नॉर्थ इंडिया में, उसमें यही चलता आया है कि किसी ना किसी को मार के जो है शासक बने हैं। साउथ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। साउथ में जो फैमिलीज़ हैं वो लंबे लंबे समय तक शासन किए हैं उन्होंने, 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल तक शासन किया है। फिर कोई नई डायनेस्टी आ गई, फिर उन्होंने 3-3 साल तक शासन किया, 300 साल तक शासन किया। तो ये सिस्टम यहाँ पर साउथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो इनकी पूरी पहली फैमिली पूरी का शासन करेगी। उसके बाद नंदीवर्मन सेकंड आएगा जो कि काफ़ी महान राजा था। नंदीवर्मन सेकंड एक इतना पराक्रमी राजा था कि इनके टाइम तक इनकी जो कांचीपुरम जो इनकी राजधानी थी वो जा चुकी थी। ठीक है, कांचीपुरम राजधानी इनकी जा चुकी थी। उसके बाद फिर नंदीवर्मन सेकंड आएगा जो वो राजधानी को वापस लेगा। अब यहाँ पर लड़ने वाली बात क्या है, यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि 2 ही लड़ाई यहाँ कंटिन्यू चलती रहेंगी। एक तरफ रहेंगे आपके पल्लव और दूसरी तरफ रहेंगे आपके चालुक्य। चालुक्य ऑफ बदामी इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और जो नंदीवर्मन सेकंड है, इनका टाइम क्या रहा, इनका टाइम रहा 730 से लेके 800 के बीच। यहाँ आपको कहीं कहीं 797 या मतलब ऐसे 97-98 लिखा मिलेगा कुछ कुछ बुकों में। आप याद रखो 730 से लेके 800 तक 70 सालों तक इन्होंने शासन किया था। और इन्हीं के शासन काल में उधर चालुक्याज जो बदामी थे, बदामी के चालुक्याज थे, उनकी सत्ता चली गई थी और राष्ट्रकूटों की सत्ता आ गई थी। आपको याद होगा 750 राष्ट्रकूट के वंश की स्टार्टिंग कब से हुई, 750 थे। तो वो नंदीवर्मन के टाइम पर ही थे। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए कि ये एक ऐसा वंश था जो इतने लंबे टाइम तक चला है, लगभग 310 सालों तक चला। इसके शासनकाल में उधर बदामी में चालुक्य पूरा स्टार्टिंग से लेके, शुरू से लेके ख़त्म भी हो गए और राष्ट्रकूट का जो वंश है वो स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें नंदीवर्मन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में देखेंगे। उसके बाद नरसिंह फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका जो कॉम्बैट होगा वो होगा पुलकेशिन सेकेंड के साथ। हम बात करते हैं आगे डिस्कस करेंगे इनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनमें आपको सबसे पहले याद रखना है सिंह विष्णु जो इनके संस्थापक थे। उसके बाद नरसिंह फर्स्ट, फिर नरसिंह सेकेंड, नंदीवर्मन फर्स्ट, नंदीवर्मन सेकेंड और नंदीवर्मन थर्ड। ये दोनों नंदीवर्मन सेकेंड और थर्ड हैं, ये दोनों हैं भीमवर्मन के मतलब पुत्रों में से, उनकी फैमिली से बिलोंग करेंगे। और ये जो दोनों हैं ये हैं आपके विष्णु सिंह की फैमिली से। ठीक है, सिंह विष्णु वर्मन की फैमिली से। ठीक, तो सबसे पहले जो है वो हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें यह है कि सिंह विष्णु वाज द पावरफुल किंग एंड ही डिफीटेड चेर, चोलाज, पांड्याज, मालवाज एंड सिंघल। ये जितने भी छोटे छोटे वहाँ उस टाइम पर जितने भी वो थे क्या कहते हैं डायनेस्टीज़ थी उस टाइम पर, जब सातवाहंस का डिक्लिनेशन हुआ उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, जितनी भी ऐसे छोटे छोटे वंश थे जो शासन कर रहे थे, उन सबको हराने का काम किया था किसने, सिंह विष्णु ने। इसीलिए जो है उत्तराधिकारी सिंह विष्णु बने, ना कि भीमवर्मन उस टाइम पर,
क्योंकि भीमवर्मन और सिंह विष्णु दो भाई थे, लेकिन उनमें से जो है आपके सिंह विष्णु को ही सत्ता मिली, क्योंकि ये काफ़ी पराक्रमी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड हिज सन नरसिंह सेकेंड वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कुलपेशन, जो आपके पुलकेशिन सेकंड थे आपके चालुक्याज ऑफ बादामी के। चालुक्याज ऑफ बादामी के दोनों कंटेम्प्रेरी रहे ये। पहले आपके जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट और उनका बेटा जो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, दोनों के दोनों कंटेम्प्रेरी रहे किसके, पुलकेशिन सेकंड के। पुलकेशिन सेकंड शासक था आपका चालुक्याज ऑफ बादामी का। बार बार मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा ये चीज़। चालुक्याज ऑफ बादामी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड क्या करेगा, पुलकेशिन सेकंड अटैक्ड महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड स्टार्टेड अ लॉन्ग लास्टिंग बैटल बिटवीन चालुक्याज एंड पल्लवाज। पुलकेशिन सेकंड अटैक करता है किसको, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, और इनकी राजधानी भी जीत लेगा, और एक ऐसे मतलब वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है जो बहुत लंबे सालों तक चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था चालुक्याज के टाइम पर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट टुक द रिवेंज ऑफ हिज फादर एंड डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड इन 3 कंसेक्यूटिव वार्स। पुलकेशिन सेकंड जो बहुत महान राजा था, उसको हराने का काम किसने किया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हराया भी, और इसी वॉर में वो मारा भी गया। ऐसे साक्ष्य मिलते नहीं है इस बारे में, इसकी डेथ के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वॉर हुई, इन्हीं वॉरों में किसी ना किसी युद्ध में जो है वो पुलकेशिन सेकंड मार दिया गया था। ठीक है, आफ्टर दीज विक्ट्रीज, ये जो विक्ट्रीज इसको मिली, इन सभी जो विक्ट्रीज के बाद इसने क्या किया, 2 टाइटल लिए। वातापिकोंडा ये एक टाइटल था, और दूसरा था महामल्ल। ठीक है, महामल्ल, ये 2 टाइटल इसने लिए थे नरसिंह फर्स्ट ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नरसिंह फर्स्ट। यहाँ पर दो ही राजा होंगे जो आपको याद रखने होंगे, या तो ऐसा कोई राजा जिसने किसी ना किसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा है, या फिर किसी ने कोई बहुत अच्छा टेम्पल बनवाया, या कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ नरसिंह फर्स्ट द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग केम टू द किंगडम ऑफ जो आपके हैं पल्लवाज के टाइम ही आया हुएनसांग, क्योंकि मैंने आपको बताया था हुएनसांग पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर गया चालुक्यास के यहाँ, और उधर हर्षवर्धन नॉर्थ में जो ये है हुएनसांग है, ये पूरे इंडिया में घूमा था। तो ये हुएनसांग जितना भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप टाइम पढ़ेंगे 60s के टाइम, जो 6th सेंचुरी का टाइम है आपका, 627 से लेके 640 तक के बीच का, क्योंकि ये 627 से लेके 41 तक रहा था यहाँ पर। तो इस टाइम पे जितना भी जो भी शासन किया जिन जिन लोगों ने, उन सब के किंगडम्स में ये लगभग घूम के आया था, और इसने पूरी इंडिया के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा था, जिसको मैंने पूछा था कल की क्लास में कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको भी आज अभी भी आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं तो बताया हूँ, अगर आप जाके एक बार देखेंगे तो हर्षवर्धन वाली उस वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी बुक के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, सन ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड महेंद्र वर्मन सेकंड वॉज किल्ड बाय द सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड विक्रमादित्य। अब ये जो लड़ाई चलती आ रही थी, उस लड़ाई को ही एक्सप्लेन किया हूँ मैं कि नरसिंह वर्मन ने तो मार दिया पुलकेशिन सेकंड को, लेकिन जो नरसिंह वर्मन का बेटा था महेंद्र वर्मन 2, उसको मार दिया पुलकेशिन सेकंड के बेटे ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने। विक्रमादित्य फर्स्ट जो है बिल्कुल सिमिलरली पराक्रमी राजा था पुलकेशिन सेकंड की तरह, और उसने भी अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक फैलाया था। महेंद्र वर्मन 2 को मार भी देता है, और जो राजधानी थी उसको वापस कब्जा कर लेता है। ठीक है, पल्लवाज की राजधानी पर कब्जा कर लेगा। उसके बाद आएगा इसका बेटा महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बेटा नरसिंह सेकंड बिकम द रूलर एट अ प्लेस ऑफ पीस। अब ये पीस के टाइम पर कैसे आया, क्योंकि इसका बेटा, इसके बीच में 2 राज्य और 2 शासक और भी आ चुके थे जिन्होंने शासन किया, और उस 50 साल में जो है एक तरीके से संधियां हो चुकी थी इनके बीच में, अपने अपने राज्य को संभाल रहे थे, शांति थी उस टाइम पर, उतना ज़्यादा लड़ाई नहीं चल रही थी। तो जो नरसिंह सेकंड था, नरसिंह वर्मन सेकंड जो था, बिकेम द रूलर एट द टाइम ऑफ पीस, ये जब रूलर बना तो थोड़ी सी शांति थी, और उस शांति में फिर इसने क्या किया, सो ही कंसंट्रेटेड ऑन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नरसिंह सेकंड के बारे में ये पॉइंट मैंने पूरा एलोबरेट करके इसलिए लिखा है ताकि आपको इसका नाम के साथ साथ इसके काम भी याद रह जाए। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड, तो नरसिंह वर्मन सेकंड याद रखिए या नरसिंह सेकंड याद रखिए। नरसिंह सेकंड ऑफ पल्लवाज ने 2 काम किए थे इंपॉर्टेंट, एक तो आपकी मंदिर बनवाए इन्होंने, कैलाशनाथ का जो मंदिर है, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, तो कांची मतलब कांचीपुरम जो इनकी राजधानी थी, वहाँ पर इन्होंने टेम्पल बनाया। और दूसरा जो काम इन्होंने किया था, उस टेम्पल को जो कांची में बनवाया इन्होंने कैलाशनाथ का, उसको राज सिद्धेश्वर और राज सिंहेश्वर, इन दोनों नामों से जाना जाता है। राज सिद्धेश्वर और राज सिंहेश्वर, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। एक दूसरा भी टेम्पल बनवाया इन्होंने, टेम्पल ऑफ अरावतेश्वर,
टेम्पल ऑफ अरावतेश्वर, अरावतेश्वर का भी मंदिर इन्होंने बनवाया था। अरावतेश्वर इतना फेमस नहीं है, लेकिन टेम्पल जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है ऑफ कांची, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट काम इन्होंने क्या किया था, संस्कृत यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई कांची में, कराची में, कराची गलत लिखा हुआ, कांची है यहाँ पर, मार करवा देंगे ये लोग। कांची में जो इन्होंने एक मंदिर संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसको नाम क्या था उस टाइम पर, संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, नरसिंह वर्मन और ने दो काम किए, एक तो मंदिर बनवाया और दूसरा जो है संस्कृत महाविद्यालय बनवाया, जो इन्होंने कांची के अंदर बनवाया, जो इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हमने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं, अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं इन सबके इन मतलब जो राजा थे पल्लव वंश के, इनके बारे में, जिसमें आपको नरसिंह सेकंड का काम, नरसिंह वर्मन सेकंड का काम नज़र आता होगा, नरसिंह फर्स्ट का काम आता है नज़र, जिसने अपने बाप का बदला लिया, जिसको मारा था पुलकेशिन सेकंड ने, उसका बदला लिया और उनको हराया पुलकेशिन सेकंड को लगातार। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड का जो बेटा था विक्रमादित्य फर्स्ट, उसका काम भी याद रखिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जो विक्रमादित्य फर्स्ट था उसने जो है अपनी राजधानी को वापस लिया था, क्योंकि नरसिंह फर्स्ट ने इनकी राजधानी जीत ली थी, तो अपनी राजधानी को वापस लिया और उनके बेटे महेंद्र वर्मा को मार भी दिया था। नरसिंह वर्मन के फर्स्ट से जो बेटा था महेंद्र वर्मन, उसको मार दिया था इसने। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। नंदी वर्मन, जो कि आपका पहला राजा हुआ किसकी फैमिली से, भीम वर्मन की। जो भीम वर्मन की फैमिली से बन के आया नंदी वर्मन, यहाँ पर वर्धन लिखा हुआ है गलती से, ये नंदी वर्मन है। ठीक है, 730 से लेकर 800 के बीच इसने शासन किया। वॉज अनदर पावरफुल किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी एंड ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ भीम वर्मन। जो दो भाई थे सिंह विष्णु वर्मन और भीम वर्मन, उनमें से भीम वर्मन की फैमिली से बिलोंग करता था। अगर आप बात ये याद रख पाते हैं तो रख लीजिए, वरना जरूरी नहीं है। मैं स्टोरी इसलिए ये बताया हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने और आपको चीज़ें याद हो जाएं। एट द टाइम ऑफ नंदी वर्मन सेकेंड जो था उसके टाइम पर क्या था, राष्ट्रकूट टू कंट्रोल ओवर द चालुक्याज ऑफ बदामी एंड ऑल्सो अटैक कांचीपुरम या कांची, जो कि इनकी राजधानी थी। बट नंदी वर्मन जो था डिड एन अलायंस, उसने एक अलायंस कर लिया विथ दंतिदुर्ग, जिसने स्थापना की थी किसकी, आपके राष्ट्रकूट वंश की। दंतिदुर्ग के साथ उसने एक अलायंस कर लिया और अलायंस करने के बाद क्या किया, दंतिदुर्ग की जो बेटी थी एंड मैरिड टू हिज डॉटर, उसकी जो बेटी थी उसके साथ शादी कर ली। ठीक है, अनदर राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्मन, इसके बाद राष्ट्रकूट में जो एक पीढ़ी के बाद जो आएंगे अमोघ वर्मन, उन्होंने भी क्या किया था, अमोघ वर्मन मैरिड हिज डॉटर टू द ग्रैंडसन ऑफ नंदी वर्मन सेकेंड नेम्ड नंदी वर्मन थर्ड। जो नंदी वर्मन सेकेंड का ग्रैंड डॉटर था उसके साथ फिर से यही शादी होगी इनकी फैमिली से। ये उनके मतलब राष्ट्रकूट वाली फैमिली में से एक दो पीढ़ियां बाद आए और इनकी पीढ़ी में 2 पीढ़ी बाद कौन आया, नंदी वर्मन थर्ड। क्योंकि अधिकतर जो नाम है वो दादाजी के नाम पे रखे जाते थे, तो सेकंड के बाद नंदी वर्मन थर्ड हो गए। और नंदी वर्मन थर्ड के साथ बेटी की शादी हुई किसकी, अमोघ वर्मन की। ठीक है, जो उधर राष्ट्रकूट के थे। तो ऐसा होता रहा है, और भी जो और शासक थे शाक्य के थे उनमें भी ऐसा होता है। एक बार शाक्यों ने जो है इन पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने संधि करके उनके यहाँ से शादी कर ली थी। इसके बाद क्या होता है, अगर आप इस फैमिली ट्री वाले इसी में देखेंगे तो आपको लगेगा अपराजित, जो ये लास्ट एज अ रूलर था। उसके बाद जो है कंप वर्मन तो रूलर रह भी नहीं पाए थे, अपराजित को आप मान सकते हैं कि लास्ट रूलर रहे। वैसे तो कंप वर्मन लास्ट रूलर थे, लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत देर तक जो है एक तरीके से शासन किया वो थे अपराजित, जो कि पल्लव डायनेस्टी के लास्ट हुए। और पल्लव डायनेस्टी को सक्सीड करने वाली डायनेस्टी कौन सी हुई, वो हुई चोल। पल्लवों के बाद जो है चोल इन पे आक्रमण कर देते हैं और जो राजधानी थी उसको जीत लेंगे, और इस पर फिर से एक नई डायनेस्टी का उदय होगा, वो होगा चोल डायनेस्टी। ठीक है, चोल थोड़ा सा अलग है इन सबसे हटके। चोल और पांड्यास का जो रूलिंग वो है वो थोड़ा सा अलग है, और चोल और पांड्यास को जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने 2 डायनेस्टीज़ को देखा है, पल्लवाज और जो चालुक्य थे आपके, चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनके बारे में हमने देखा है। कोशिश की मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप बता सकते हैं। और कल की जो क्विज थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें मैंने 3 टेम्पल्स के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, राजराजेश्वर टेम्पल, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा की स्पेलिंग गलत थी, और कोणार्क सन टेम्पल जो है, ये तीनों टेम्पल किसने बनवाए थे ये आपको बताना था। इस क्विज का आंसर काफ़ी लोगों ने सही दिया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजराजेश्वर टेम्पल है किसने बनवाया, तो वो बनवाया राजराज नाम का ही राजराज फर्स्ट जो थे। राजराज फर्स्ट एक राजा हुए किसमें, चोल में।
ठीक है, नाम से याद रखिएगा, राजराज इनको बोला जाता है। उनको बृहदेश्वर का टेम्पल भी बोला जाता है, इसको बृहदेश्वर का टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने पूरा डिटेल में लिख के बताया है। अब रोज़ मैं वो दिखाना नहीं चाहता हूँ, टाइम बर्बाद होता है देखने वालों का, इसलिए मैं कभी कभी जो है कमेंट करने वालों को आज साथ में मतलब जो है दिखाकर अप्रिशिएट भी करता रहूँगा। उसके बाद जो है कैलाश टेम्पल की अगर बात करें तो कैलाश टेम्पल बनवाया गया किसके द्वारा? ये बनवाया गया कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है वो बनवाया गया आपका कृष्ण फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूट के ही थे। राष्ट्रकूट के कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था आपका कैलाश टेम्पल। उसके बाद बात की जाए कोणार्क टेम्पल, ये थोड़ा सा अलग है। कोणार्क टेम्पल जो है नरसिंहदेव जो आपके हैं, नरसिंहदेव फर्स्ट, ठीक है, नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क टेम्पल। तो इस तरीके से ये तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए। काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है और काफ़ी लोग सही आंसर कर रहे हैं कंटिन्यू। आज के कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, आज के जो 4 क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं। राजतरंगिणी जो एक रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, उसके राइटर का नाम लिखना है आपको कि उसको किसने लिखा है, रचयिता कौन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ये बात है हड़प्पा सभ्यता से या हिंदू घाटी सभ्यता आप कह लीजिए। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें लोग मीठे के लिए क्या प्रयोग करते थे? ठीक है, मीठी चीज़ के लिए, उस मीठा स्वाद लेने के लिए वो कौन सी चीज़ का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर कौन थे? 23rd याद रखिएगा, 23rd पूछ रहे हैं ना कि 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th और लास्ट क्वेश्चन है कि 4th समिट जो है आपकी, जो बौद्ध धर्म की 4th समिट है वो कहाँ पर हुई? ठीक है, कहाँ पर हुई और राजा कौन था? कहाँ पर हुई है और राजा कौन था? ये 4 क्वेश्चन जो है आपको बताने हैं। 5वां क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार पूछता आ रहा हूँ वो क्वेश्चन भी आज आपको बताना ही है, क्योंकि लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ह्वेनसांग जो यात्री था, ह्वेनसांग, उसकी बुक का नाम बताओ। ठीक है, टी सांग लिखा जाता है। ह्वेनसांग की बुक का नाम बताओ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये 5 क्वेश्चन हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप कमेंट करते रहेंगे तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लोग एटलीस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे बात। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको आगे आने वाली हर लेक्चर आपको मिलता रहे। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।